I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible. इंडिया की स्कीमें संग रही और साथ निभाया। पढ़ते जाना यही इरादा है अपना। डिजिटल इंडिया, catalyzing new India's decade. जय हिंद। बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी का मास्टर प्लान क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज से 8 साल पहले एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को ही बदल दिया, और इस योजना के बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 11 अप्रैल 2016। 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत हुई। इसके जरिए आप एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसा भेजना इतना आसान हो गया कि बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के और बिना उनका अकाउंट नंबर या डिटेल्स डाले आप सिर्फ स्कैन करके या उनकी यूपीआई आईडी के जरिए ट्रांजैक्शन सीधा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कर सकते थे। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि गूगल ने इसकी एप्रिशिएशन करते हुए यूएसए से कहा कि आप भी इंडिया से सीखते हुए इसको यूएसए में इंप्लीमेंट करें। तो लेटेस्ट डाटा के अंदर जुलाई 2022 में यूपीआई में 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं और रुपीस 10.28 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है ट्रांजैक्ट किया जाता है। ये अमाउंट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एक बहुत बड़े लेवल का अमाउंट था और बहुत बड़ी सक्सेस थी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज की डेट में यूपीआई इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया एंड सिंगापुर के अंदर ऑलरेडी चल रहा है और साथ में अभी लेटेस्ट इसे यूएई में भी इंप्लीमेंट किया गया है। यूएई के अंदर भी आप यूपीआई के जरिए जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और 30 अलग देशों के साथ में हमारी बात चल रही है। एनपीसीआई उनके साथ बातचीत कर रही है कि कैसे हम हमारे यूपीआई को उनके कंट्री के अंदर इंटरफेस करके और एपीआई के जरिए जो है कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और कैसे ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब यूपीआई 1 2 3 के जरिए अगर आपके पास में स्मार्टफोन नहीं भी है तो आप अपने बटन वाले फोन के जरिए भी जो है बिना ऑनलाइन रहे आप जो है पेमेंट को भेज सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो गया है और इसे करना बहुत आसान होता है। अब लेट्स डाइव इन एंड नो कि ये यूपीआई इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे और क्या वो कारण थे जिसके कारण ये सक्सेस मिली। इंडिया में बहुत से लोग कैश के अंदर काम किया करते थे और इस कैश में काम करने के कारण गवर्नमेंट को 2.4 लाख करोड़ रुपीस अमाउंट को खर्च करना पड़ता था उस कैश को मेंटेन करने के लिए। एंड लेट्स डाइव इन कि यूपीआई इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है। आज से कुछ साल पहले तक मोस्ट ऑफ द इंडियंस सिर्फ और सिर्फ कैश का इस्तेमाल किया करते थे। उनके पास में यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसी के कारण जो है वो कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, तो उनके बैंक अकाउंट्स भी नहीं थे। और इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनधन योजना के जरिए 46 करोड़ बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया, जो नंबर एक बहुत ह्यूज है। और ये सब लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी जीरो बैलेंस अमाउंट के ऊपर जो है प्रोवाइड करी गई। इनको साथ में जो सब्सिडीज भी थी वो भी इनके खाते में आने लगी। इनको इसके साथ में इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई 1 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करी गई 30,000 रुपीज की। साथ में इनको जब ये इस अकाउंट को कुछ वक्त तक यूज कर लेते तो
इनको एक ऐसा बेनिफिट देना शुरू किया गया कि ये एक क्रेडिट ले सकते हैं, पहले 5,000 रुपीज का, बाद में 10,000 रुपीज का। गवर्नमेंट के पास से उस क्रेडिट को ले सकते हैं, कभी भी ये उस स्मॉल अमाउंट के लोन को ले सकते हैं, बेशक इनके खाते में एक भी रुपया नहीं है, और ये उस लोन से अपना जो भी जरूरी काम है या कोई बिजनेस के अंदर उनको अड़चन आई हुई है तो उसको जो है पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये खाते थे, इसके ऊपर जो है एक इंटरेस्ट भी दिया गया इन सब लोगों को, और इसमें लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया सबमिट हुआ। और इतना बड़ा अमाउंट जब बैंक में आ जाता है तो बैंक उससे 10 गुना लिमिट का लोन दे सकता है। मतलब अब जो गवर्नमेंट बैंक थे या जो भी बैंक के अंदर ये खाते खोले गए, वो जो है 17 लाख करोड़ का लोन दे सकते थे। और ये नंबर जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। उसके बाद में इसमें से 81% जो खाते हैं वो हर रोज एक्टिव हैं। सिर्फ और सिर्फ 8% ही ऐसे खाते हैं जो कि जीरो बैलेंस हैं। बाकी सब खातों में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस लगातार हो रही हैं। अब इसके साथ में गवर्नमेंट का ब्रह्मास्त्र आता है। इस ब्रह्मास्त्र ने ऐसा काम किया जो शायद ही कोई कर सकता था। इसका नाम है रुपे कार्ड। तो रुपे कार्ड जो है गवर्नमेंट ने अपने जनधन खातों को देना स्टार्ट किया, और गवर्नमेंट ने इसको खुद, इसके सर्वर्स को और इसके डाटा को खुद मेंटेन करना स्टार्ट किया। ये सब सर्वर्स और ये सब डाटा जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। और इसके साथ साथ जो बाहर की कंपनीज थी जैसे वीजा और मास्टर कार्ड, वो जो है एक ज्वाइनिंग फीस लिया करते थे बैंक्स के पास से, ईयरली भी क्वार्टरली भी। उन्होंने साथ में ही जो है कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी थे जो एज कंपेयर टू रुपे कार्ड जो है बहुत ज्यादा थे। अब रुपे कार्ड ने क्या किया कि ट्रांजैक्शन चार्जेस को बहुत लो रखा और बैंक्स के पास से कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं ली। साथ में ही मर्चेंट भी अगर ज्वाइनिंग करता है तो उसको भी इस कार्ड को यूज करने के लिए और कोई भी पेमेंट करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली गई। सिर्फ एक छोटा सा ट्रांजैक्शन का अमाउंट रखा गया। इसके कारण क्या होता है कि जहां पे अमेरिका की बड़ी कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड का हमारे देश के कार्ड्स के ऊपर जो है बहुत बड़ा कब्जा था और हमारे देश से वो पैसा कमा के अपने देश में लेके जा रहे थे, वहीं पे रुपए ने 60% कार्ड्स की मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बनवा लिया और नेशनलिज्म की एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करी कि इंडिया की कंपनीज भी किस हद तक अच्छा काम कर सकती हैं। एंड जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था वो अब जाना बंद हो गया और इसके कारण वीजा और मास्टर कार्ड इस हद तक परेशान हो गई कि लिटरली उन्हें भीख मांगनी पड़ी यूएसए की गवर्नमेंट से कि हमारी हेल्प करो, हमें इस तरह से जो है इंडिया के अंदर हमारा मार्केट शेयर जो है कम किया था। और साथ के साथ में जो है आज की डेट में ये रुपे कार्ड जो है 11 और देशों के अंदर भी जो है चलना शुरू हो चुका है। अभी इन्होंने लेटेस्ट जो है रुपे का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और साथ में ही जो है इन्होंने एक किसान क्रेडिट कार्ड भी यूज किया है जिसके जरिए किसान को जब भी अपनी फसल लेनी है या फसल के लिए कोई भी सामान लेना है तो वो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ले सकता है। अब जो फॉरेन की कंपनीज थी वो इस डाटा को यूज करके इंडिया के लोगों के बारे में जान सकती थी कि इंडियंस क्या बाय करते हैं। वो सब डाटा जो है इंडिया की गवर्नमेंट के पास में ही आ गया एंड यहीं पे गवर्नमेंट का सक्सेस प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि आज से बहुत साल पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो टैक्स नहीं देते थे और ये सब लोगों की पेमेंट्स कैश के अंदर चला करती थी और वो अपनी इनकम को बहुत कम दिखाया करते थे। पर
यूपीआई के आने के बाद में आप खुद मुझे बताएं कि 2000 का नोट आपने कब आखिरी बार देखा था? आप कैश का कितना इस्तेमाल करते हैं? गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है 2000 के नोट्स को भी मार्केट से निकाल लेती है। गवर्नमेंट एटीएम के अंदर आपको ऑप्शन देती है कि 500 की मल्टीपल के अंदर जो है नोट्स को लें, जिससे कि जो छोटे अमाउंट के नोट भी हैं वो भी धीरे धीरे मार्केट में से कम होने लगते हैं। और यहीं पे जो ऐसे लोग थे जो बिग नंबर्स में खेला करते थे पर उनकी ट्रांजैक्शन छोटी होती थी, वो लोग जो है टैक्स की ब्रैकेट में आया करते थे पर अपनी इनकम को कम दिखाते हुए टैक्स की चोरी किया करते थे, और अब इन सब लोगों को भी टैक्स देना पड़ा। और यही था बीजेपी गवर्नमेंट का मास्टर प्लान। 2022 के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें 49% की ग्रोथ होती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें 20% की ग्रोथ होती है, जो टोटल टैक्सेस हैं उनमें पिछले साल से इस साल 34% की ग्रोथ होती है, और जो टोटल टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो 4.90 लाख करोड़ है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया। ये नंबर छोटा नहीं है। और जब ये अमाउंट जो है जाके देश की तरक्की के अंदर और देश की डेवलपमेंट में लगेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस 50% की ग्रोथ से इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सब लोग जो आज भी कैश का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आके जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अपना इंक्रीज दिखाना ही पड़ेगा। और इसी तरह एक बेटर और एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की शुरुआत होगी और इंडिया में ग्रोथ आएगी। अब एक सिनेरियो के जरिए समझते हैं कि जो ये लोग थे ये कैसे और कितना टैक्स जो है वो बचा रहे थे। लाइक वी एज्यूम कि एक छोले भटूरे वाला है, वो दिन में लगभग जो है 200 प्लेट छोले भटूरे बेचता है। जैसा कि आपके शहर के अंदर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर आराम से आपको बहुत से ऐसे छोले भटूरे वाले या ऐसी स्मॉल शॉप्स मिल जाएंगी जिनका बिजनेस इस लेवल पे बढ़ा हुआ है या फैला हुआ है, और वो स्मॉल सी शॉप्स के अंदर जो है अपने इस बिजनेस को लेके बैठे होते हैं। और मैं यहां कुछ स्लाइड्स भी शेयर करने वाला हूं कि कैसे 2016 के अंदर और गवर्नमेंट ने आईटी ने रेड्स करी और ये बहुत सी कंपनीज थी, कानपुर के बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनकी 600 मिलियन से भी ज्यादा जो है टैक्स की चोरी जो है सामने आई। और ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर मल्टीपल चेन्स थी रेस्टोरेंट की जो कि बहुत हाई लेवल पे जो है अपना टैक्स की चोरी कर रहे थे। सो सिंपली लेट्स एज्यूम कि 200 छोले भटूरे जो है एक छोले भटूरे वाला दिन में बेच देता है, उसकी इसके साथ में जो है लस्सी वगैरह या और प्रोडक्ट्स की भी सेल होती है, और इसका जो अमाउंट है लगभग अगर आप 50 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट लगाते हैं और लस्सी भी जो है 30 या 50 रुपए की और एक दो प्रोडक्ट्स को आप और पानी एंड ऑल इसको भी ऐड करते हैं तो लगभग जो है 13,500 रुपए की सेल निकल के आती है। इसको अगर आप 365 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए की साल की सेल निकल के आती है। और अगर उसकी शॉप पे 4 वर्कर्स हैं, इससे ज्यादा वर्कर्स नहीं होते, 2 कुक्स होते हैं, 2 जो है सामान को रखने वाले होते हैं, इससे ज्यादा जो है लोग नॉर्मली नहीं होते। सो लेट्स एज्यूम कि उन सब की जो है 15,000 रुपए के आसपास जो है सैलरी है और 15,000 जो है दुकान का एक्सपेंस भी आता है, एंड हम इसको एक कलेक्टिवली करके जो है 1 लाख के आसपास रेंट और इसको जो है हम मान लेते हैं, और 12 लाख रुपए का रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम लगा के इसमें से चलते हैं। उसके बाद में जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, जो ऑयल एंड उनके अंदर जो रॉ मटेरियल लगा है उसकी कॉस्ट को हम 20 लाख रुपए लगा देते हैं, तब भी हमारे पास में एक 18 लाख रुपए का हैंडसम अमाउंट बचता है। तो एक 18 लाख रुपए का हैंडसम अमाउंट हमारे पास में बचता है, और अगर हम कोई भी डिडक्शन नहीं लेते तो इस 18 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट की टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से 30% तक का जो है टैक्स आ जाता है। एंड सारी टैक्स ब्रैकेट्स को कैलकुलेट करते हुए
3 to 3.5 लाख रुपीस का टैक्स बनता है। तो अगर आप देखें कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स भी हैं या हाई एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी हैं, तो उनकी भी इतनी वो नहीं होगी। और इसके कारण जो है, जो ये लोग टैक्स की चोरी करते थे, उससे सबसे पहले तो जो है, जो मिडिल क्लास है उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। एंड इन लोगों की चोरी करने के कारण जो देश में जो तरक्की होनी है, जो लोगों तक सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं, वो सब सर्विसेज जो है डिप्राइव्ड रहती थी। एंड इसीलिए आई हैव टू से कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू।